उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज़, आपकी आवाज़। दोस्तों अभी हमारे साथ हैं श्रीमान प्रेम बाउखंडी जी, जो कि संस्थापक हैं द फ्रेंड्स ऑफ हिमालयाज़ के। और प्रेम बाउखंडी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। और साथ में उत्तराखंड कांग्रेस का जो घोषणा पत्र लास्ट टाइम आपने देखा होगा, काफ़ी रोचक था, वो बाउखंडी जी ने तैयार किया था। और साथ में विभिन्न सामाजिक मुद्दों को छूने का वो प्रयास करते हैं। लेकिन आज मैं जो संवाद उनके साथ करना चाहता हूँ वो उत्तराखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास को लेकर, खासकर उन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जिनको लेकर लोग उतना अवेयर रहते नहीं है। सबसे पहले सर, आप उत्तराखंड के आर्थिक विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार हम प्रगति करें कि हम संसाधनों की सुलभता के साथ साथ एक ग्रीन डेवलपमेंट की ओर बढ़े? पहले तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि विकास का मॉडल ये समझने की ज़रूरत है कि विकास है किसे। जैसे अभी हम समीर भाई के साथ और पूनम जी के साथ चर्चा कर रहे थे कि सड़क हमारे गांव में आई है, वो विकास नहीं है, वो सिर्फ एक सुविधा है। हमको ये समझने की ज़रूरत है। उत्तराखंड जब राज्य का जो आंदोलन है, अगर इसको थोड़ा सा समझोगे, किस दिन डिटेल में हम और बैठ के बात कर सकते हैं। उत्तराखंड आंदोलन मुख्यतः एक विकास मॉडल को लेकर चर्चा थी, ठीक है। जो नेहरूवादी मॉडल है, जिसको हम केंद्रीकृत मॉडल कहते हैं, उस केंद्रीकृत मॉडल ने एक देश के अंदर विकास तो दिया, लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र थे, उसमें उत्तराखंड था, झारखंड था, छत्तीसगढ़ था, ट्राइबल एरिया थे, वो छूट गए थे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की पूरी लड़ाई नेहरू के बाद जो सर्वोदयी, जिस तरह से यहाँ सर्वोदयों ने अपना सर उठाया और जिस तरह से यहाँ पे बड़े पैमाने पे गांधीयन मूवमेंट खड़े हुए, ये मुख्यतः एक गांधीयन या सर्वोदयी विकास मॉडल, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल। दो मॉडल है ना, एक है बिग इज बेस्ट, दूसरा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के बाद तो उत्तराखंड के विकास के लिए जो मॉडल अपनाया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली जो राज्य बनने के बाद अपनाया, वो नरेंद्र तिवारी जी ने अपनाया, तो नेहरूवन मॉडल है, जिसमें बड़े पैमाने पे सिडकुल लगा दिए गए, बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई। अब बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा सिडकुल लगाने के लिए पहाड़ में तो जगह है नहीं, तो उसने क्या किया कि जो पहाड़ के अंदर थोड़े बहुत लोग थे उनको भी नीचे की तरफ लिया है। तो जो अगर आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा हो तो उसमें वो जनरली मेरी पीएचडी का ही एक हुआ है, मैंने 5 साल पीएचडी में यही काम किया। तो हमको चाहिए था छोटे मॉडल, हम छोटे विकास के मॉडल। अगर फ्रूट प्रोसेसिंग का काम है तो छोटा लगाए, अगर पोखड़ा ब्लॉक में एक मॉडल लग रहा है तो उतना ही लगे जितना पोखड़ा ब्लॉक के अंदर फूड की अवेलेबिलिटी है। तब हम ये न कहें कि नहीं भाई यहाँ पे तो चूँकि फ्रूट एंड वेजिटेबल कम है तो बड़ी मशीन यहाँ नहीं लग सकती, बड़ा इंडस्ट्री यहाँ नहीं लग सकती, वो तो हमें पता ही है कि नहीं लग सकती है। तो जो नहीं लग सकती है छोटी बनाओ ना, उसको लेकर आए। तो ये एक पूरा विकास का मॉडल है, उस विकास के मॉडल पर हमें काम करने की जरूरत है। तो जो आर्थिक विकास की आप कहते हैं, आर्थिक विकास तभी होगा जब प्रोडक्शन होगा। अभी हमारा आर्थिक विकास के नाम पर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ 5 किलो राशन आ जाएगा, इससे हमारा आर्थिक विकास हो जाएगा, या थोड़ी बहुत मनी ऑर्डर उससे इकोनॉमी से चल जाएगा, उससे विकास हो जाएगा। हम पैसा बना खा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ प्रोडक्शन कहाँ कर रहे हैं कि अगर हमने कोदा उगाया तो कोदे को हम जैसा उगा रहे हैं वैसा वैसा बेच दे रहे हैं मार्केट में, हालांकि उगा भी कितना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं क्या, हम उसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं क्या, उसकी कुछ कीमत बढ़ा रहे हैं क्या, तो कीमत तो बढ़ा नहीं रहे। वो कीमत बढ़ी हुई चीज़ें को हम खा तो रहे हैं लेकिन बढ़ा नहीं रहे। टमाटर थोड़ा बहुत उत्पादन भी कर रहे हैं तो उसको बढ़ा नहीं रहे, आलू उत्पादन भी कर रहे हैं तो उसकी कीमत नहीं बढ़ा रहे, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। वही उत्तरकाशी का आलू प्लेन्स में चला जाता है, सहारनपुर जाता है, वहाँ के कोल्ड स्टोरेज में रहता है और फिर वापस वही आलू हम खा रहे होते हैं, जो कि 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना मेहनत। तो ये विकास के मॉडल पर हमको चिंता है। तो कहीं ना कहीं उनका यही कहना है किस प्रकार हम मॉडल को लेकर जो चर्चा की गई थी उस प्रकार की चीज़ें धरातल पर फलीभूत नहीं हुई है। साथ में एक प्रश्न में सर मेरा आपसे भी है कि विभिन्न बौद्धिक लोगों ने चिंतन किया इस चीज़ पर कि उत्तराखंड में लैंड रिफॉर्म्स और लैंड कंसोलिडेशन को लेकर काम किया जाए। आप इस मुद्दे को किस रूप में देखते हैं? क्या चकबंदी उत्तराखंड के आर्थिक विकास की धुरी बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती। चकबंदी जब तक नहीं हुई है तब तक हमारी ज़मीन बची हुई है, ठीक है, सोचना है मेरा मानना है। क्योंकि हमारे लोग इतने आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं कि जिस दिन उनकी लैंड कंसोलिडेटेड हो गई, जिस दिन चकबंदी हो गई, जिस दिन 2 बीघे का खेत बन गया, वो खेत दिल्ली में बिक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अभी तो बेच इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उस ज़मीन की रजिस्ट्री के कई वो हैं, तो इसलिए पहले तो सबसे पहले बंदोबस्त होना चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद लैंड रिफॉर्म का कोई कानून आना चाहिए, धारा 371 जैसा आना चाहिए। वे बेच नहीं सकते बाहर के लोगों को, बेचना है तो अपने गांव के आदमी को बेचना है। पहले जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड बेचनी है तो पहले अपने रिलेटिव को बेचोगे, फिर पड़ोसी को बेचोगे, फिर जब वो दोनों नहीं खरीदेंगे तब आप बाहर के आदमी को खरीद सकते हैं। तो अगर चकबंदी इस स्थिति में हो जाए, आज की स्थिति में, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 1 साल के अंदर आपकी सारी ज़मीनें जो थोड़ी बहुत बची हुई है ना, जिस दिन वो कंसोलिडेटेड हो गई, जिस दिन वो एक चेक बन गया 2-2 बीघे के, वो सब बिक जाएंगे। और बेचने वाले हमारे लोग हैं, क्योंकि हमारे लोग आर्थिक तौर पर भी कमज़ोर हैं, सांस्कृतिक तौर पर उनका जो इमोशनल रिलेशन है वो बहुत कम है। वाणिज्यिक खेती की संभावना किस रूप में देखते हैं अगर चकबंदी हो गई? वाणिज्यिक खेती की चकबंदी से वाणिज्यिक खेती का क्या लेना देना? चकबंदी वाणिज्यिक खेती तो अभी भी कर सकते हैं, अगर कोशिश करेंगे, सरकार अगर चाहे तो पूरे गांव के गांव को कोऑपरेटिव के तौर पे ले सकती है कि एक कोऑपरेटिव बनाया जाए और उसको किया जा सकता है। उसके लिए चकबंदी की क्या जरूरत है?
यदि चक एक साथ एक किसान को एक जगह वितरित किए जाएँ और वो उन पर उसको बिजली की सुविधा दी जाए तो अपने लघु उद्योग स्थापित कर सकता है। तो क्या ये संभावना बन सकती है? ये संभावना बन सकती है, बल्कि उससे भी आगे आपने बिजली की बात करी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड हिमालय के अंदर लगभग 1,75,000 घराटों की कल्पना होती है। हमारे पास दो बड़े रिसोर्स हैं पहाड़ में। एक है पानी की गतिशीलता, तो पानी ढलान में गिरता है जिसको गुरुत्वाकर्षण से हम कहते हैं, ग्रेविटी के साथ कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम कहते हैं, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। और दूसरा, हम पानी की ठंडक का इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम ठंडक का इस्तेमाल करते हैं और इसके फ्लो का करते हैं जिसमें घराट चलते थे, आज हमारे सारे घराट बंद पड़े हुए हैं। उसका अगर हिस्टोरिकली आप देखोगे उत्तराखंड से 50 किलोमीटर के नीचे, चाहे वो विकास नगर से हो, देहरादून से हो, ऋषिकेश से हो, या आप टनकपुर चले जाए, रामनगर चले, उसे 50 किलोमीटर के बड़ी बड़ी मिलें हैं और वो आटा बेच रहे हैं पहाड़ में। और जो गेहूँ पीसने के लिए हमारे पास फ्री की ग्रीन एनर्जी है घराट की, उस एनर्जी का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि वन कानून, दूसरी बात है जल कानून, तीसरी बात है कि हमारे दिन एंटरप्रेन्योरशिप का जो वो है, वो तीनों चीज़ें नहीं है। जिस दिन ये हो जाएंगे और जो बिजली का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, जो हमने अपने घोषणा पत्र में दिखाया है कि बिजली बनाने के लिए आपको एक बड़ा डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे विकास करके, जो सुंदरलाल बहुगुणा जी भी कहा करते हैं, तो बहुत सालों से बात हो रही है कि हर घाट में जो है एक बिजली बनाई है। एक ही गधेरे में आप 5 जगह बिजली बना सकते हैं, छोटी छोटी बना सकते हैं। उससे क्या ट्रांसमिशन लॉसेज कम होगा और जो थोड़ी बहुत बचेगी उसको ग्रिड में दे देंगे। तो बिजली वो अपने आप एक विकास का मॉडल होगा। उसके साथ में अब आजकल जो ये टाटा वो दे रहा है मसाले, जो कह रहा है कि कोल्ड प्रेस है, वो कोल्ड प्रेस तो हम बहुत दिनों से दे सकते थे। हमारे घराट में पिसेगा तो कोल्ड प्रेस होगा, क्योंकि जब वो गर्म में पिसता है, मशीन में पिसता है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सारे उसके न्यूट्रिशनल तत्वों को खत्म कर देता है, उससे एसेंशियल ऑयल खत्म हो जाते हैं, गर्मी से उड़ जाते हैं। जो ठंडे में पिसेगा, जो घराट है आराम से पिसता है, शाम को रख दिया 2 किलो, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उस पर हमें काम नहीं करना है। विकास के मॉडल पर आपने चर्चा करी, हमारा दूध का डिपो है ये जो आंचल डेयरी है। यूपी का जो मॉडल था एज इट इज़ हमने यहाँ कॉपी कर लिया। यूपी के मॉडल को कॉपी ना करते हम, और आंचल डेयरी को अगर हम डिसेंट्रलाइज कर दें, जैसे हमने फिर वही घोषणा पत्र में हमने लिखा था कि हम इसको हर ज़िले में स्वायत्त डेयरियाँ बनाएंगे, क्योंकि मोरी का जो दूध है या जो चमोली के घाट ब्लॉक का दूध है, वो देहरादून के कांवली के दूध जैसा नहीं है। दोनों में अंतर है, गुणवत्ता का अंतर है, क्वांटिटी का अंतर है। यहाँ गाय दूध दे रही है, जो भैंस दूध हो रही है, वो 10 बाई 10 मीटर में पूरी ज़िंदगी घूमती रहती है। हमें नहीं पता उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, हमें नहीं पता उसका स्वास्थ्य कैसा है, वो एक मशीन की तरह दूध दे रही है। पोखड़ा और एकेश्वर 2 ब्लॉक के मैं अभी कुछ दिन पहले कहीं गया था, तो मैंने कहा था कि हमारे पहाड़ के युवाओं का हेल्थ ख़राब हो गया। तो हमको लगा कि हम इसमें, चूँकि मेरी PhD है उत्तराखंड के ऊपर, तो हमको लगा कि हमको थोड़ा डाटा चाहिए, डाटा के साथ बात करें। तो हमने 2 ब्लॉक में काम किया। एक हमने पोखड़ा ब्लॉक का एक स्कूल लिया और एक एकेश्वर ब्लॉक का एक स्कूल लिया, और 180 बच्चों का हेल्थ स्कैन करा, जिसमें उनके हार्ट, उनका BMI, उनका पोषण, इस बात को लेकर किया। कलकत्ता से टीम आई हुई थी, इक्विपमेंट्स आए थे, सब चीज़ें। 70%, 100 में 70 बच्चे, 180 में से 130 बच्चों का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, BMI जिसे कहते हैं, जो बेसिक इंडिकेटर है किसी का जानने का, वो 18.5 से कम आया है। यानी कि कुपोषित हैं बच्चे, उनका वेट नहीं बढ़ रहा, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उम्र के हिसाब से पोषण नहीं मिल रहा। तो ये विकास की जो आप धारणा कर रहे हैं, वो कहाँ पर विकास होगा? तो सड़क, जो चौड़ी सड़क बन जाएगी, वो क्या चौड़ी सड़क उन बच्चों को पोषण दे पाएगी? इस चौड़ी सड़क से मैगी तो पहुँच गई है, लेकिन इस चौड़ी सड़क से हमारा भोजन नहीं पहुँचा। ये आपने एक रिपोर्ट बनाई थी जो उत्तराखंड में कुछ बच्चों को लेकर, शिक्षा को लेकर, वो भी मैंने पढ़ी थी। तो उसको लेकर क्या किस प्रकार का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं आप उसके थ्रू? अब उस पर कार्यक्रम देखेंगे, पूनम जी और बाकी लोगों को इन्वॉल्व करेंगे उसमें। जैसे आप आंगनवाड़ी उसके नेता भी हैं, जिलाध्यक्ष हैं आप चाहे ना आंगनवाड़ी संगठन की। तो अभी हम 2 चीज़ों पर कर रहे हैं। एक तो हम ये देख रहे हैं कि क्या इस कुपोषण के पीछे वो कारण है कि माएँ खाना नहीं बना रही है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने में माएँ भी खाना नहीं बना रही हैं और वो ये वाला खाना हो जा रहा है। दूसरी बात ये हो रही है कि मैं अपने केस में भी, मैं सर्वशिक्षा अभियान की जो मिड डे मील है उसका नेशनल कंसल्टेंट था, राष्ट्रीय सलाहकार था। जब हम वहाँ पे चर्चा होती थी तो कई लोग कहते थे नहीं खाना नहीं देने की ज़रूरत नहीं है, राशन दे दो। तब मैं कहता था नहीं, खाना देने की ज़रूरत है। गर्म खाना, पका हुआ, हॉट कुक मिल जिसे हम कहते हैं, स्कूल में मिलना चाहिए मध्याह्न भोजन में बच्चों को। तो मैं उसके पीछे लॉजिक ये देता हूँ कि मैं गाँव में रहता था और मेरी माँ सुबह 5 बजे चली जाती थी जंगल में घास काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए। और आप 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे से उम्मीद करें कि वो रात का खाना या माँ जो बना, क्योंकि रात सुबह तो माँ बनाएगी नहीं, 5 बजे चली गई बेचारी, कब बनाएगी? रात का खाना वो गर्म करके रोटी सब्जी लेके खा लेगा। तो हम कई बार और अक्सर भूखे जाते थे और फिर 1:30-2 बजे आके खाते थे। तो कुपोषित तो रहेंगे ना। मिड डे मील की चर्चा की, और आज के समय में यदि भारत की सबसे सफल योजनाओं में देखा जाए तो मिड डे मील को देखा जाता है, क्योंकि उसने शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन किया कि बच्चे ने स्कूल में दाखिला लेना प्रारंभ किया। हो सकता है बच्चे का स्वार्थ रहा हो, लेकिन इससे कहीं ना कहीं अनुपात बढ़ा है।
तो इसको किस रूप में देखते हैं कि कहाँ तक ये सफल हुई? बहुत सफल हुई है। मैं तो इसका नेशनल कंसल्टेंट था जब ये लागू हुई है, उस दौर में मैं उसी में भारत सरकार में ही था, तो ये बहुत सफल हुई है। लेकिन मैं उत्तराखंड में अचंभित हूँ कि ये बच्चे तो मिड डे मील वाले भी थे जिनको कुपोषित हुए हैं हमारे सामने, ये क्यों हुए हैं? ये चिंता का प्रश्न है ना। तो ये कुरकुरे और ये जो चिप्स खा रहे हैं बच्चे, मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन पे गुजारा चला रहे हैं, चाउमीन के साथ रोटी खा जा रहे हैं, क्या वो भी एक कारण है? तो वही लोग फर्दर उस पर अध्ययन करें। तो आपको लगता है कि सरकार या संस्थागत रूप से चीज़ों को सही तरीके से ड्राइव नहीं किया गया? ड्राइव नहीं किया, हमारे तो मोटिवेशन फैक्टर की कमी हो गई। अनफॉर्चुनेटली हमारा मतदाता भी, हमारा नेता भी, हमारा जनता भी बहुत बेईमान हो चुकी है और हम सब देख रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, हम सब जान रहे हैं, लेकिन चुप बैठे हैं। हम नेताओं से भी सवाल नहीं उठाने जा रहे, हम किसी से पूछने को तैयार नहीं है, हम मंत्री से पूछने को तैयार नहीं है। हमको लग रहा है कि नहीं पूछ लेंगे तो कैसे मोदी जी नाराज ना हो जाए, और हम अपने बच्चों को भूखा मार रहे हैं। हम अपने बच्चों का अपना भविष्य कर रहे हैं इस उसमें। हम तो फिर भी ठीक इसलिए हो गए कि हमने आसपास में बाकी जो ट्रेडिशनल फूड है, कंडाली खा ली और बाकी चीज़ें खा ली थी। आज के बच्चे तो भी नहीं खा रहे क्योंकि माँ ही बना नहीं रही है। सर एक अंतिम प्रश्न है उत्तराखंड के यूथ को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि क्या कमी रह रही है कि उत्तराखंड का यूथ स्टार्टअप की ओर नहीं बढ़ रहा, वो सरकारी नौकरियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है? कहाँ कमियाँ रही हैं और कौन सी ऐसी संभावनाएँ हैं जिनको क्रियान्वित करके, उन पर विचार करके उत्तराखंड के युवा को एक पूल तैयार किया जाए उसके लिए? ऐतिहासिक कारण भी है इसमें, दोनों चीज़ें। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हमारे पास कम तो है, लगभग 200 सालों से हमारा विकास नहीं हुआ। 200 साल से मैं अभी गया था, हाँ थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। एक एक गांव में 10-10 लड़के ऐसे बैठे हुए गांव में जो शादी नहीं कर रहे, गलत बोल रहा हूँ, 10-10 लड़के एवरेज। अभी मुझे कोई कह रहा था कि मेरे गाँव में 30 हैं जो 30 प्लस के हो गए जिनकी शादी नहीं हुई। मैंने एक लड़की से पूछा जो अभी न्यूली मैरिड थी, मैंने कहा तूने गाँव में क्यों नहीं शादी करी? उसने कहा कि भाई जी मैं शादी कर लेती लेकिन कैसे करूँ, वो तो शाम को दारू पी के आएगा, दिन भर गुटखा चबाता रहेगा, वो काम तो कर नहीं रहा है। नंबर 1। और चूँकि हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है PhD का, तो उसमें मैंने देखा कि हिस्ट्री जो है टेक्नोलॉजी कभी भी एकदम से क्रिएट नहीं होती, वो हमेशा डेवलप होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। तो जो दराती मेरी दादी इस्तेमाल करती थी वही दराती मेरे घर में आज भी पड़ी हुई है, समझो। तो मेरी उस पर कोई विकास नहीं हुआ, हल पे कोई विकास नहीं हुआ। हल तो है जो मेरे दादाजी इस्तेमाल करते थे वही मेरे दादाजी के दादाजी भी करते थे। तकनीकी हस्तांतरण नहीं, तकनीकी विकास नहीं हुआ। और तकनीकी विकास कौन करेगा? जब युवा वहाँ रहेगा। तो वो भी युवा रहा नहीं हमारे यहाँ, क्यों? क्योंकि 1785 में यहाँ गोरखा आए थे, 1815 में अंग्रेज आए थे, उसके बाद हमारा युवा फौज में जाने लगा, तो विकास हुआ नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप नहीं हुई। अब जो सरकारों को करना चाहिए था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वो करा नहीं क्योंकि शेड्यूल बना दिया। तो जो युवा बचा कुचा था गाँव में, उसने कहा मैं शेड्यूल में नौकरी कर लेता हूँ, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। तो अब शेड्यूल भी बंद होने लग गए, तो तीसरी पीढ़ी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। और ये युवा चूँकि वो क्या बना हुआ आजकल, दरी संयोजक और पन्ना प्रमुख और ऐसा प्रमुख बना हुआ है, उसको कोई राजनीतिक चेतना नहीं है, वो पढ़ नहीं रहा है, वो काम नहीं कर रहा, तो ये दिक्कत। सर एक छात्र होने के नाते भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। प्रश्न ये है कि उत्तराखंड भारत जब आज़ाद हुआ तो आपने इस चीज़ को कोट भी है कि गांधीवादी मॉडल पर चर्चा नहीं हुई। 2 ही मॉडल थे, समाजवादी मॉडल और पूंजीवादी मॉडल। और आज मुझे लगता है कि पूंजीवादी मॉडल पर ही जा रहे हैं अग्रसर है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर सोचता हूँ कि यदि गांधी मॉडल में बात किया जाए तो धार्मिक रूप से भी, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी गांधी ने अपने आप में बहुत बड़ा विचार दिया। गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की। तो आप गांधी को किस रूप में देखते हैं कि क्या गांधीवादी मॉडल न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक जगत के लिए एक बेहतर मॉडल बन सकता है यदि इस पर चिंतन किया जाए? नहीं, मॉडल तो हमारे यहाँ जो इस्तेमाल हुआ वो मिक्स मॉडल इस्तेमाल हुआ, वो पूंजीवाद और सोशलिज्म का बीच का हुआ। जो बड़े बड़े PSUs बने, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो बने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनी, BHEL बने, ये जो पब्लिक सेक्टर जिनको आज की सरकार बेच रही है, ये सारे के सारे तो बेसिकली समाजवादी मॉडल थे ना। पूंजीवाद भी लागू हुआ लेकिन हमारा समाजवादी मॉडल भी चलता रहा। गांधीयन मॉडल के साथ क्या हुआ कि गांधीयन मॉडल ने, जिसने रूरल एरियाज़ के अंदर ग्राम स्वराज की कल्पना करनी थी, वो नहीं कर पाया। जिन लोगों को ये करना चाहिए था उन्होंने उसको नहीं किया। तो ग्राम स्वराज का मॉडल अब काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड जैसी जगहों के लिए ग्राम स्वराज का मॉडल, गांधीयन मॉडल ही एकमात्र मॉडल है जिससे विकास हो सकता है। आप लगता है उत्तराखंड के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है इस पर काम करना? सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो सकता है, और पूरा उत्तराखंड आंदोलन भी एक ऑर्गेनिक मॉडल, एक यहाँ का लोकल मॉडल डेवलप करने के लिए हुआ था। तो लोग गलत हैं कि हमने राज्य बनाया अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए। क्यों जरूरत थी हमको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की? हमारे तो अपर कास्ट लोग थे, हमारे लोग तो वहाँ मुख्यमंत्री बन रहे थे यूपी में, हमारे लोग तो मंत्री बन रहे थे, हमारे लोग तो वहाँ मजे कर रहे थे। हमको क्या जरूरत थी उसकी करने की? हमारे को तो, हम कोई कमज़ोर लोग थोड़ी थे, हमको तो विकास के मॉडल की जरूरत थी, क्योंकि वो विकास का। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। आने वाला दिन पे से कि संभालिया
जावा, ए जावा, ए जावा।